जय हिंद दोस्तों। तो ये जो है बीपीएससी पीटी के लिए सेकंड फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। पहला जो है फुल लेंथ टेस्ट वहाँ देख लीजिए। ये दूसरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का जो पीस प्राइज़ है 2022 का, ये पीस प्राइज़ जो है किसको दिया गया है। तो उसका सही आंसर है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को जो है ये पीस प्राइज़ मिला है शांति के क्षेत्र में। और एंजेला मर्केल जो हैं ये जर्मनी की पहली फ़ीमेल चांसलर हैं। ठीक है, जर्मनी की ये पहली फ़ीमेल चांसलर हैं। और यूनेस्को का जो पीस प्राइज़ है इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। 1989 से ही जो है ये पीस प्राइज़ दिया जा रहा है ऐसे लोगों को जिनका जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है पीस के फील्ड में, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसका सही आंसर है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला जी, इनके द्वारा जो है एक स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को का जो है इनाग्रेशन किया गया है। तो ये इनाग्रेशन जो है स्टैचू का कहाँ पे किया गया है। तो इसका सही आंसर है मैक्सिको। ओम बिरला जी के द्वारा जो है मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू का जो है इनाग्रेशन किया गया है। और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के अलावा जो है एक फ्रीडम फाइटर हैं पांडुरंग खनखोजे। पांडुरंग खनखोजे, इनकी भी मूर्ति का जो है इनाग्रेशन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मेक्सिको। मेक्सिको में जो है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो है इनाग्रेशन किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार ने मिलके ये अनाउंस किया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो चेंज किया जाएगा और किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे जो है रखा जाएगा उसको। तो उसका सही आंसर है भगत सिंह। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके जो है भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि जो है 115वां बर्थडे था भगत सिंह जी का। तो 115 बर्थ एनिवर्सरी थी फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह जी की। तो इसी के लिए जो है पंजाब और हरियाणा सरकार के द्वारा जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन का जो है टेस्टिंग किया गया है। तो उस इंडिया की लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन का नाम क्या है। तो उसका सही आंसर है वासुकी। तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन है उसका नाम वासुकी है। और इसका टेस्ट जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो है किया गया है। वासुकी नाम है इस ट्रेन का। तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है ये ट्रेन लॉन्च की गई है। और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। और इसमें जो है 6 इंजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, 6 इंजन्स लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें 295 डिब्बे भी हैं। 295 डिब्बे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है, 6 इंजन्स हैं और 295 डिब्बे हैं। तो ये जो है इस ट्रेन का नाम है वासुकी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है पहली जो है सॉल्ट वाटर लॉन्टेन जो है उसको लॉन्च किया गया है इंडिया में, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है रोशनी। पहली जो सॉल्ट वाटर लैंटेन है इसका नाम है रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग 44th चेस ओलंपियाड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि इट वॉज ऑर्गेनाइज इन चेन्नई, द नीदरलैंड वॉन द गोल्ड मेडल इन ओपन सेक्शन, इंडिया गॉट 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका सही आंसर होगा ओनली 2, क्योंकि नीदरलैंड यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं जीती है बल्कि उज्बेकिस्तान के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है 44 चेस ओलंपियाड का ऑर्गेनाइजेशन, ये चेन्नई में हुआ तमिलनाडु में। और 28 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2022 तक के बीच में जो है इसका इनाग्रेशन किया गया। और उज्बेकिस्तान को इसमें जो है गोल्ड मेडल मिला। और नीदरलैंड को हरा करके जो है उज्बेकिस्तान यहाँ पे जीता है। और आर्मेनिया को मिला है सिल्वर मेडल। आर्मेनिया को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। और इंडिया को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडिया को जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है, उज्बेकिस्तान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के से संबंधित जो है स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ब्रिंघम इंग्लैंड में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिंघम इंग्लैंड में हुआ था 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स का। और इंडिया को इसमें 66 मेडल्स मिले, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे जो है 61 मेडल्स मिले हैं। 61 मेडल्स इंडिया को मिले हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया को जो है चौथा स्थान मिला है मेडल टेबल में, तो ये सही है। इंडिया को जो है चौथा स्थान मिला है मेडल टेबल में, इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा थर्ड 1 और 3। तो इस गेम में जो है इंडिया को पहला स्थान जो है वो मिला है ऑस्ट्रेलिया को। पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया को मिला है। सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद कनाडा है और उसके बाद जो है इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है किसको इलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फीडे का जो है वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को जो है फीडे का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। दिलीप तिर्के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं हॉकी इंडिया के, ठीक है, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। वहीं सूर्यकांत पांडा जो हैं ये FICCI के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, FICCI के प्रेसिडेंट हैं। और विश्वनाथन आनंद जी बने हैं फीडे के वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है पहला स्पेसक्राफ्ट दानुरी नाम का मून के लिए। तो मून के लिए जो है दानुरी नाम का स्पेसक्राफ्ट जो है किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के द्वारा जो है दानुरी नाम का जो है पहला इनका लूनर मिशन जो है लॉन्च किया गया है। और ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ठीक है, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में स्टडी करना, वहाँ पे यूरेनियम है कि नहीं, वाटर या हीलियम वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं, और साथ ही साथ जो मून पे जो सबसे कोल्डेस्ट और डार्केस्ट प्लेसेस हैं उनकी स्टडी करना जो है इस मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा बढ़े चलो अभियान लॉन्च किया गया है अंडर द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बढ़े चलो अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और इस अभियान का ये उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जो पेट्रियोटिज़्म की भावना है, लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको और उजागर किया जा सके। तो बढ़े चलो अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। तो प्राइमरी स्कूलों में जो है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा जो है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है। और करीब करीब जो है 1500 स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और हर बच्चे पे प्रतिदिन जो है 12.75 रुपये का जो है खर्चा आएगा। तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है किसको इंक्लूड किया गया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंडर। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंडर में जो है किन 2 देशों को जो है इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है गैबॉन और टोगो को। गैबॉन और टोगो को जो है इंक्लूड किया गया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में। तो देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का गठन जो है वो 28 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है, 28 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इस ग्रुप में ऐसे देश आते हैं जो मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में कभी ना कभी रहे हों, यानी ब्रिटिश एम्पायर का जब वो पार्ट रहे हों, तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो है ऐसी कंट्रीज़ आती हैं। लेकिन 2 एक्सेप्शन है इसमें, रवांडा और मोज़ाम्बिक। रवांडा और मोज़ाम्बिक ये कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं रहे, लेकिन इसके बाद भी जो है ये कॉमनवेल्थ नेशन के ग्रुप में जो है इंक्लूडेड हैं। और प्रेजेंटली अभी जो है 56 मेंबर्स हैं गैबॉन और टोगो को लेके। 56, पहले 54 थे और ये गैबॉन और टोगो जो है इसमें इंक्लूड हो गए, तो अब जो टोटल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो संख्या है वो है 56।
तो ये 2 नई कंट्रीज़ को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के पहले मैन्ड पैसेंजर ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जिसमें जो है आदमी भी बैठ सकता है, तो उस ड्रोन का जो है नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वरुण। ये ऐसा ड्रोन है कि इसमें जो है पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। तो ये अपने कंट्री का जो है पहला ऐसा ड्रोन है, इसका नाम वरुण है और जो है ये पुणे महाराष्ट्र में बना है। और ये जो है डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी जो है इसको यूज़ करेगी। और ये ड्रोन जो है ये पायलटलेस ड्रोन है, यानी किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो है इसको चलाया जाएगा। और ये ड्रोन जो है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जो है आराम से ट्रैवल कर सकता है। 25 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकता है 130 किलो वजन के साथ, ठीक है। 130 केजी वेट के साथ जो है 25 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है ये वरुण नाम का जो ड्रोन है वो कवर कर सकता है। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर में जो है 8 चीता लाए गए थे नामीबिया से, ठीक है। इंडिया में जो है 8 चीता जो है नामीबिया से लाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दीज चीता है वर शिफ्टेड टू द कूनो पालापुर नेशनल पार्क। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया था। तो ये भी सही है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर जो है गलत बताना था। तो देखिए 1952 में जो है ये प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत जो है की गई थी और उसी के अंतर्गत 2022 में 8 अफ्रीकन चीता को जो है नामीबिया से लाया गया कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसके लिए जो है एक 9 मेंबर का टास्क फोर्स का गठन किया गया ताकि जो ये चीता हैं ये इनकी देखभाल कर सकें। और ये पूरे वर्ल्ड का जो है पहला ऐसा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे चीता को जो है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं 12 और चीता जो है वो लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो है अभी आगे आने वाले 5 सालों में 50 चीता जो है और अलग अलग कंट्रीज से लाया जाएगा। तो इसमें जो है 8 चीता जो हैं वो नामीबिया से लाए गए हैं और उसके अलावा 12 चीता जो हैं वो लाए गए हैं अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है जागृति मैस्कॉट। जागृति मैस्कॉट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा जो है ये जागृति मैस्कॉट जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये इसका मकसद ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको जो है अपने राइट के बारे में अवेयर कराया सके, ठीक है। जो एक कंज्यूमर के अधिकार होते हैं, जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, उनके बारे में जो है अवेयर कराने के लिए जागृति मैस्कॉट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है शामजी नगर। औरंगाबाद का नाम चेंज करके रखा गया है शामजी नगर। तो औरंगज़ेब के द्वारा जो है इसका नाम औरंगाबाद रखा गया था और उसके बाद जो है अब ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है चेंज करके इसका नाम रखा गया है शामजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिना रेबेनिका, इन्होंने जो है रिसेंटली जीता है विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल। ये जो है किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं कज़ाकिस्तान से। ये बिलोंग करती हैं कज़ाकिस्तान से। वहीं अगर बात करें यूएस ओपन टूर्नामेंट की, तो यूएस ओपन टूर्नामेंट में जो मेल सिंगल विनर हैं वो हैं कार्लोस अल्काराज। और यूएस ओपन टूर्नामेंट वुमेन सिंगल विनर हैं इंगा स्वाइटेक। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की हम बात करें तो मेन के सिंगल विनर हैं नोवाक जोकोविक, ठीक है, नोवाक जोकोविक। और वहीं जो वुमेन सिंगल विनर हैं वो हैं आरेना साबालेंका। ये जो हैं ये वुमेन सिंगल विनर हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2023 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है नाटो समिट से संबंधित जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन मैड्रिड स्पेन, यानी मैड्रिड स्पेन में जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो है 32वां कॉन्फ्रेंस था, 2022 में जो है ये 32वां कॉन्फ्रेंस था, ये भी स्टेटमेंट सही है। 2023 में जो है नाटो समिट ये होगा लिथुआनिया में कंडक्ट किया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो नाटो है इसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और 1949 में इसका गठन हुआ था। 1949 में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में पड़ता है। और इसमें जो है 30 देश हैं इसके मेंबर, 30 कंट्रीज़ जो हैं नाटो की मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको हर साल रिलीज़ करता है। इंडिया की जो पोजीशन है इसमें 136 पोजीशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडिया की यहाँ पे 135 पोजीशन है और पिछले साल इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 140th पोजीशन, ठीक है, और अब जो है 135 पोजीशन है। उसके बाद है आइसलैंड स्टूड फर्स्ट इन दिस, तो इसमें जो है आइसलैंड पहले स्थान पे है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका आपका सही आंसर होगा सेकंड, क्योंकि इसमें जो है आपको गलत बताना था। तो इंडिया का जो है यहाँ पे 135 रैंक है, पिछले साल इंडिया का इसमें 140th रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल MSME अवार्ड 2022 जो है किस स्टेट को दिया गया है अंडर डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। MSME सेक्टर के डेवलपमेंट में जो है ये अवार्ड जो है वो किस स्टेट को दिया गया है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा को जो है ये अवार्ड दिया गया है नेशनल MSME अवार्ड 2022। और इसमें जो है बिहार को दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है, बिहार का सेकंड रैंक है इसमें, और साथ ही साथ हरियाणा जो है वो थर्ड है, हरियाणा जो है वो थर्ड है, बिहार इसमें सेकंड है और पहला स्थान जो है वो उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस टीचर को जो है नेशनल टीचर अवार्ड 2022 मिला है और जो कि दिया गया है प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो 5 सितंबर 2022 को जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये अवार्ड जो है बिहार के किन टीचर्स को मिला है। तो देखिए ये अवार्ड जो है बिहार के 2 टीचर्स सौरभ सुमन और निशी कुमारी जी को मिला है। सौरभ सुमन जी जो कि लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो कि सुपौल में पड़ता है वहाँ के टीचर हैं, और निशी कुमारी जी जो हैं ये महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल पटना की ये टीचर हैं। तो इन दोनों शिक्षकों को जो है ये जो नेशनल टीचर अवार्ड 2022 है ये दिया गया है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये इवेंट जो है नई दिल्ली में हुआ और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इस साल जो है इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसकी थीम यही थी। दिस ईयर 3 स्टेट्स बिहार झारखंड महाराष्ट्र वर गिवन द स्टेटस ऑफ पार्टनर स्टेट्स, तो ये भी सही है, 3 स्टेट बिहार झारखंड और महाराष्ट्र को जो है यहाँ पे पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के इवेंट में। तीसरा स्टेटमेंट है कि गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल जो है मिला है बिहार पवेलियन को फॉर द बेस्ट पवेलियन इन द स्टेट्स कैटेगरी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि ये अवार्ड जो है गोल्ड मेडल वो केरला को मिला है, ठीक है, केरला को जो है गोल्ड मेडल मिला है बेस्ट पवेलियन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में। और वहीं जो है अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे जो है ओवरसीज़ इवेंट यहाँ भी एक ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान को उस ओवरसीज़ इवेंट में जो है गोल्ड मेडल दिया गया था। तो यहाँ गोल्ड मेडल जो है वो केरला को मिला है फॉर द बेस्ट पवेलियन इन द स्टेट्स कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन बजट 2023-24 में जो है किस स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो है प्रमोट करेगी वेटलैंड्स और बायोडाइवर्सिटी को अगले आने वाले 3 सालों तक। तो यूनियन बजट में जो है किस स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है।
तो इसको अनाउंस किया गया है अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत। अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले आने वाले 3 सालों में। और यहाँ पे जो है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है बिहार सरकार ने इंडिया का टॉलेस्ट रबर डैम जो है बनाया है, और ये जो रबर डैम है, इंडिया का टॉलेस्ट रबर डैम, ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फल्गु नदी। फल्गु नदी के ऊपर जो है ये डैम बनाया गया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और गया में है ये फल्गु रिवर, यहाँ पे जो है ये डैम बना है। और ये डैम की जो लंबाई है वो 411 मीटर है, 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर इसकी हाइट है और 95 मीटर वाइड है। ठीक है, 95 मीटर ये चौड़ा है, और करीब जो है 334 करोड़ की लागत में जो है इस डैम को बनाया गया है। और इस डैम का नाम रखा गया है गयाजी डैम। गयाजी डैम, गयाजी डैम जो है इसका नाम रखा गया है। ये इंडिया का टॉलेस्ट रबर डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जो है नो बैग डे लॉन्च किया गया है, ताकि बच्चों का जो बैग का जो वज़न है, यानी बैग का जो बोझा है, उसको जो है कम किया जा सके, घटाया जा सके। तो ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है, और कहा गया है कि सभी बच्चे जो है सैटरडे को जब स्कूल जाएंगे तो वो बिना बैग के जो है स्कूल जाएंगे, और उस दिन जो होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है कोकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाएंगी। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंडियन सिटी को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया कि ये इंडिया का पहला कल्चरल एंड टूरिज़्म कैपिटल होगा? ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है। वाराणसी को जो है कल्चरल एंड टूरिज़्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, इसका गठन जो है 2001 में हुआ था। 2001 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 2001 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है बिहार के फोक आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी जी का जो है देहांत हो गया, और ये जो है किस फील्ड से रिलेटेड हैं? उसका सही आंसर है लौंडा डांस। तो रामचंद्र मांझी जी जो हैं ये सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले थे, और ये जो है लौंडा डांस के लिए जाने जाते थे, और इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो बेगर्स यानी जो भिखारी हैं उनके द्वारा अपना खुद का एक ओन यूनिक बैंक जो है खोला गया है पैसे वगैरह डिपॉजिट करने के लिए। जो भी पैसे वो भीख मांगते हैं वो जो है डिपॉजिट करेंगे इस बैंक में। तो किस बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्टार्ट किया गया है? तो उसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमलिंगला पास को जो है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, इसको साइकिल से पार करने वाली पहली जो है महिला कौन है? तो ये कर दिखाया है सविता महतो जी ने। ठीक है, सविता महतो जी ने कर दिखाया है, और ये बिहार के सारण की रहने वाली हैं। बिहार के सारण की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो है जो उमलिंगला पास है लद्दाख में, इसको जो है साइकिल से पार कर लिया है, और ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये पहली महिला ऐसी बन गई हैं जैसा इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से लिटरेरी टेक्स्ट में बिहार के जोग्राफिकल रीजन है, यानी बिहार का हमको नाम जो है सबसे पहले मिलता है? तो इसका सही आंसर है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में जो है हमको बिहार के नाम का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले जो है बिहार का मेंशन सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और जो सतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेदा का पार्ट है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेदा का पार्ट है, और इसमें जो है बिहार के विदेह रीजन को, बिहार का जो विदेह का एरिया है उसके बारे में बताया गया है। अगर बात करें कि विदेह कौन सा एरिया है, जो तिरहुत है, तिरहुत, जो तिरहुत का एरिया है वो विदेह का ही एरिया हुआ करता था। तो विदेह के बारे में जो है सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, और सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेदा का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है शासक दिए गए हैं रूलर, और उनकी कैपिटल दी गई है। आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो उज्जैन जो है पाटलिपुत्र की कैपिटल थी, ये सही है।
शिशुनाग की वैशाली कैपिटल थी, ये भी सही है। बिम्बिसार की राजगीर कैपिटल थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 4, नन ऑफ द अबव, यानी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। तो जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ की कैपिटल थी राजगिरी, वैसे ही बिम्बिसार आया, बिम्बिसार की जो कैपिटल थी वो भी राजगिरी ही थी। लेकिन बाद में उज्जैन आता है और अपनी कैपिटल चेंज करता है, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाता है। और पाटलिपुत्र का फाउंडर भी बोला जाता है उज्जैन को, ठीक है, उज्जैन को पाटलिपुत्र का फाउंडर भी बोलते हैं। शिशुनाग की कैपिटल थी वैशाली, शिशुनाग की कैपिटल थी वैशाली। उसके बाद काला अशोक, नंदा डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी आई और गुप्ता डायनेस्टी, इन सभी की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और जो कुषाण थे तो कुषाण की कैपिटल थी मथुरा। वहीं जो पाल डायनेस्टी थी, जो पाल वंश थे, पाला डायनेस्टी की कैपिटल थी मुंगेर, पाल वंश की कैपिटल थी मुंगेर। उसके अलावा जो नंदा और मौर्य वंश और आपके गुप्ता वंश थे, इन सभी की कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी की हत्या जो है किसने की? तो बख्तियार खिलजी की हत्या की थी अली मर्दान ने, अली मर्दान ने जो है बख्तियार खिलजी की हत्या की थी। और ये कहता है कि बख्तियार खिलजी को जो है फाउंडर माना जाता है तर्किश पावर का बिहार में, ठीक है, बिहार में तर्किश पावर को इस्टेब्लिश करने वाला बख्तियार खिलजी ही था। और बख्तियार खिलजी जो है वो स्लेव था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये स्लेव था। और बख्तियार खिलजी बिहार में जो है इन्वेड करता है और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। और बख्तियार खिलजी की जो हत्या है बाद में अली मर्दान के द्वारा कर दी जाती है। और बख्तियार खिलजी की जो बॉडी है वो उसको जो है बिहार शरीफ में ही दफन किया गया, बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में। और अगर एग्जैक्टली बात करें तो इमादपुर में, इमादपुर जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बख्तियार खिलजी की बॉडी को जो है इंक्रीमेट किया गया है, दफन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अकबर जो है बिहार में जब कैंपेनिंग करते हैं तो अकबर के बिहार आने की वजह से जो है बिहार से कौन भाग जाता है? तो इसका सही आंसर है दाऊद खान। तो इनका पूरा नाम है दाऊद खान कर्रानी। दाऊद खान कर्रानी जो हैं ये लास्ट अफ़गान रूलर हैं, ठीक है, बिहार में जो है ये लास्ट अफ़गान रूलर हैं दाऊद खान कर्रानी। और जब अकबर अटैक करते हैं बिहार में 1576 एडी में, 1576 एडी में जब अकबर बिहार में अटैक करते हैं तो पटना पे जो है कब्ज़ा कर लेते हैं, पटना को जीत लेते हैं। और उसके बाद जब पटना को जीत लेते हैं तो दाऊद खान जो है ये चीज़ देख के डर जाता है, उसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है। तो उसका सही आंसर है दाऊद खान। और इसके बाद जो है जो मुगल्स हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल जो है बिहार में इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है किस सिख गुरु जो है संबंधित है बिहार से? तो इसका सही आंसर है 4th, क्योंकि ये सभी सिख गुरु जो है इनका संबंध बिहार से है। क्योंकि गुरु नानक देव जी जो हैं ये गया, राजगीर और पटना में भी ट्रैवल किए हैं, ठीक है, गया, राजगीर और पटना में। वहीं गुरु तेग बहादुर जो है वो भी पटना में ट्रैवल किए हैं। और उसी टाइम जो है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में ही हुआ था, 1666 एडी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और इसलिए सभी लोग जो हैं ये बिहार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा जो है पटना का गोल घर जो है उसका निर्माण कराया गया? तो पटना के गोल घर का निर्माण कराया जॉन गास्टिन ने। जॉन गास्टिन के द्वारा जो है इसका निर्माण शुरू किया गया 1784 में। 1784 में जो है जॉन गास्टिन के द्वारा पटना के गोल घर का निर्माण शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाबी जो आंदोलन था तो वहाबी आंदोलन का बिहार में सेंटर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा पटना। वहाबी आंदोलन का जो सेंटर था बिहार में वो था पटना। और वहाबी आंदोलन एक रिलीजियस पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट था। इसकी शुरुआत जो है वो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है वहाबी मूवमेंट की शुरुआत जो है की गई थी। और बिहार में इसको लीड किया इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली, ठीक है, इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली के द्वारा जो है बिहार में इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और इनका साथ दिया था मोहम्मद हुसैन ने,
ठीक है। तो मोहम्मद हुसैन, इनायत अली, विनायत अली और फरहत अली ने जो है बिहार में इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। और दो मेन सेंटर रहे इस मूवमेंट के। पहला सेंटर जो था वो सितना था, ठीक है, पहला जो सेंटर था वो सितना था और दूसरा जो सेंटर था वो पटना बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कांग्रेस का सेशन दिया है और प्रेसिडेंट दिया है, आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि यहाँ पे तीनों जो हैं वो सही मैच हैं। यानी जब बंकीपुर का जो सेशन हुआ था उस टाइम जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे RN मुधोलकर, ठीक है। ये 27th जो है सेशन था कांग्रेस का। उसके बाद जो गया सेशन है ये 37th सेशन है कांग्रेस का और इसके प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास। उसके बाद जो रामगढ़ सेशन है कांग्रेस का ये 54th सेशन है और इसके सेशन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 54th सेशन है ये। तो ये तीनों जो हैं वो सही मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन जो है वो किसने किया। तो नेशनल कॉलेज में पढ़ता है बिहार विद्यापीठ, तो इसका इनॉग्रेशन जो है किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो देखिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम जो है नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी जहाँ पे भगत सिंह और जो सुखदेव राजगुरु हैं ये लोग पढ़ते थे नेशनल कॉलेज में। तो इसकी स्थापना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और यहीं पे जो है इसी के प्रेमिसेस में ही बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन किया गया 1921 में। अगर डेट की बात करें तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन किया गया नेशनल कॉलेज कैंपस के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी इन चंपारण, ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ये किताब जो है लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है महात्मा गांधी इन चंपारण ये बुक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता से संबंधित कौन कौन है। आज़ाद दस्ता, तो देखिए आज़ाद दस्ता का गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इसका गठन किया गया था 1942 में। 1942 में जो है इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें जो है कई लोग थे, जैसे राम मनोहर लोहिया जी थे, अरुणा असफ अली थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, ये लोग जो हैं ये सभी जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे आज़ाद दस्ता में। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से संबंधित यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो उसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि देखिए जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है इसका गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था 1929 में, ठीक है। 1929 में जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेशनल किसान सभा का गठन 1936 में किया गया, ठीक है। स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है 1936 में नेशनल किसान सभा का गठन किया गया और इन्होंने जो है एक हुंकार नाम का जो है एक आर्टिकल भी लिखा था, ठीक है। एक मैगज़ीन थी हुंकार नाम की और इनकी एक फेमस किताब है किसान क्या करें, ठीक है। किसान क्या करें इनकी एक फेमस किताब है। इसके अलावा इनकी और भी किताबें हैं जैसे गीता हृदय के अलावा है स्टेटस ऑफ ब्राह्मण समाज, ठीक है। तो ये किताबें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है इसका नाम है मेरा जीवन संघर्ष। तो मेरा जीवन संघर्ष भी जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे जैनिज़्म के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। तो पहली जो जैन काउंसिल थी, पहली जो जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो दूसरी जैन काउंसिल थी वो वल्लाभी गुजरात में हुई थी, ये भी सही है। तो उसका सही आंसर होगा ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए जैनिज़्म के जो फाउंडर हैं वो माने जाते हैं ऋषभ देव जी को जो है फाउंडर माना जाता है क्योंकि ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी और कुल जैनिज़्म में जो है 24 तीर्थंकर हैं
और 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। और टोटल जो है 2 जैन काउंसिल हुई थी। पहली जो जैन काउंसिल थी वो जो है आपकी पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जैनिज़्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर 2 सेक्ट्स में जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र में जैनिज़्म जो है वो डिवाइड हो गया था। दिगंबर उनको बोलते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है, और श्वेतांबर उनको बोलते हैं जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो 2 पार्ट में जो है जैनिज़्म का डिवीज़न यहाँ पे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका जो है अपने किस जो है कार्य के वर्ष में जो है वो लुम्बिनी गए थे। तो अशोका जो है अपने 20वें साल के कार्यकाल में जो है वो लुम्बिनी गए थे और इन्होंने जो है लैंड टैक्स कम कर दिया था, यानी 1/6 लैंड टैक्स था और इसको घटा के जो है 1/8 कर दिया था। ठीक है, अपने 20वें साल में जो है अपने कार्यकाल के 20वें साल में अशोका जो है वो लुम्बिनी विज़िट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो है इनको टाइटल था राय साहब दिया गया था। तो राय साहब ये टाइटल जो है किसके द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वापस कर दिया गया था टाइटल। तो इसका सही आंसर है महेंद्र प्रसाद। तो महेंद्र प्रसाद जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भाई हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया गया था कि जो लॉ की ये प्रैक्टिस थी उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। वहीं इनके भाई महेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है राय साहब का जो टाइटल है वो छोड़ दिया गया था और साथ ही साथ ये मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे हुआ करते थे। तो मजिस्ट्रेट के पोस्ट से भी जो है इनके द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कंट्री की करेंसी का जब डीवैल्यूएशन हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। यानी अगर किसी भी देश की करेंसी की जो वैल्यू है अगर वो डीवैल्यूएट हो जाए, घट जाए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसका सही आंसर होगा कि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब किसी कंट्री की जो वहाँ की करेंसी है उसकी वैल्यू जब घट जाएगी तो वहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। तो मान लीजिए अगर किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अगर गिर जाती है तो जब उस देश की जो करेंसी की वैल्यू जब गिरी हुई है तो जब वो मार्केट में वो सामान जाएगा तो ग्लोबली उस मार्केट में जो है कंपटीशन क्या होगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट करना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है और इम्पोर्ट जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल फंड्स। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो एडिशनल फ़ंड ले सकते हैं आरबीआई से। ठीक है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ये वो रेट होता है जिस रेट के द्वारा जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से जो है एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं या एक्स्ट्रा फंड लेते हैं, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला है क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है, तो सही है। प्रिंटेड नोट को जो है इशू करती है, ये भी सही है। पब्लिक को मनी लेंड करना, तो ये काम जो है आरबीआई नहीं करती बल्कि ये जो है कॉमर्शियल बैंक्स ये काम करते हैं। और कॉमर्शियल बैंक को जो है मनी देना, पैसे देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी फोर्थ जो है मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। तो आरबीआई जो है वो लोगों को पैसा नहीं देती, किसी का अकाउंट जो है वो आरबीआई में नहीं होता, लेकिन आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है, पैसे का कंट्रोल करती है। ठीक है, मार्केट में उसके अलावा जो करेंसी नोट्स होती हैं उनको इशू करने का काम करती है। और कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो भी जो है आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो है गोल था ए सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। किस पंचवर्षीय योजना का ये गोल था। इसका सही आंसर है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर का प्लान का गोल था सेल्फ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। तो ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और ये जो है 1985 से 1990 के बीच का है 7th 5 ईयर प्लान।
और इस प्लान के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो मैरीन प्रोडक्ट्स हैं या जो फ़िश वगैरह का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात जो है इस प्लान में की गई थी, इसीलिए इसको जो है ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको जो है किसके बराबर जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कि इनको जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक, एक सुप्रीम कोर्ट का जज के बराबर, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का जो है एक दर्जा जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को दिया जाता है। वहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा और लोकसभा में, इनके बराबर इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है और नीति आयोग, और जो फाइनेंस कमीशन है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नीति आयोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो देखिए, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी यूपीएससी, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये तो आपके आर्टिकल 315 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 315 में आता है। वहीं जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 में आता है, आर्टिकल 280 में ये आता है। वहीं जो प्लानिंग कमीशन है इसका गठन जो है जो ये नीति आयोग है ये पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से इसको जानते थे। तो इसका जो गठन उस टाइम प्लानिंग कमीशन के नाम से जो है 1950 में किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके जो है नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग से संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो नीति आयोग का एम है कि वो जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है अचीव करे। ठीक है, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव करते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना जो है नीति आयोग का काम है। तो ये बिल्कुल सही है। नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक है और प्राइम मिनिस्टर इसके जो हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं नीति आयोग के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नीति आयोग में जो है 8 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नीति आयोग में जो है 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही आंसर होगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। तो इसको जो है 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, जो कि 1992 से 1997 के बीच में था। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है सही मैच है। तो इसका सही आंसर होगा 4th। ये सभी जो है सही मैच है क्योंकि फिएट मनी होती है ऐसी करेंसी जिसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू हो, और ब्रॉड मनी होता है मतलब कि जो डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह के लिए किया जाता है उसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। वहीं लीगल टेंडर यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो करेंसी इशू किया जा रहा है उसको लीगल टेंडर बोलते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन कौन है। नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन कौन है। तो पहले डिप्टी चेयरमैन थे नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन रहे। तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन जो है वो किया गया था। और अरविंद पनगड़िया जी जो है उस टाइम इसके जो है डिप्टी चेयरमैन बने थे। अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में जो नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा सर्वोदय योजना प्रिपेयर किया गया था। सर्वोदय योजना का जो ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना का जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ बारिश जो है वो विंटर में क्यों होती है। विंटर रेनफॉल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में
वो क्यों होता है? तो इसका सही रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपके पंजाब, राजस्थान और दिल्ली वाला जो है एरिया वो आएगा, तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है विंटर रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाना है और आपको सीक्वेंस बताना है कौन सा सीक्वेंस सही है। तो सही सीक्वेंस है, पहले कंडला आता है, कंडला के बाद जो है हल्दिया पोर्ट आता है, हल्दिया के बाद जो है पारादीप पोर्ट आता है और फिर आता है कोची पोर्ट, ठीक है। तो तीसरा जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शहर जो है, कौन सी सिटी जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो उसका सही आंसर होगा फतेहपुर। बाकी बगरपुर, उत्तरकाशी, कानपुर ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर बात करें गंगा नदी किनारे, जैसे कानपुर भी है, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं फतेहपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न घाट का जो है हाईएस्ट पीक क्या है? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? उसका सही आंसर है जिंद गदा। जिंद गदा जो है ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1690 मीटर है, 1690 मीटर है। पहले कहा था कि जो महेंद्रगिरी है वो सबसे ऊंचा है, लेकिन बाद में जब महेंद्रगिरी को नापा गया तो पता चला कि वो 1501 मीटर ऊंचा है महेंद्रगिरी, और जिंद गदा जो है वो 1690 मीटर ऊंचा है। तो ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा जो पीक है वो जिंद गदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सही मैच है? तो यनम जो है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है, ये तो सही है। कराईकल जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और माहे कर्नाटका। तो ये तीसरा जो है गलत है, क्योंकि माहे जो है वो पड़ता है आपका केरला में, ठीक है, माहे पड़ता है केरला में, इसीलिए सिर्फ दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो उसका कारण क्या है? ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो के डिक्लाइन करने का क्या रीज़न है? तो फीमेल फिटिसाइड यानी कि जो भ्रूण हत्या है वो इसका एक रीज़न है, ये सही है। लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी सही है, इसलिए इसका फोर्थ होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। इन सभी रीजन्स की वजह से जो है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नेलोंग वैली है? ठीक है, नेलोंग वैली जो है वो कहाँ पे है? तो नेलोंग वैली जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, और गंगोत्री नेशनल पार्क ये पड़ता है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो है नेलांग वैली यहाँ प्रेजेंट है। उत्तराखंड में कई वैली है, जैसे जोहर वैली, हर की दून वैली, और भिलंगना वैली हो गई, टोन्स वैली हो गई, ठीक है, दून वैली हो गई, ये सारी वैली जो है उत्तराखंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइराइट जो है किस स्टेट में हमको मिलता है? तो उसका सही आंसर होगा बिहार। पाइराइट जो है बिहार में मिलता है। और जैसे पाइराइट जो है उसको हम बोलते हैं FeS2, ठीक है, आयरन और सल्फर मिलके बनता है पाइराइट, ठीक है। इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड, ये बिहार में मिलता है। 95% जो इंडिया का पाइराइट है वो बिहार में है, ठीक है। 95% पाइराइट कहाँ पे है? तो बिहार में है। और ख़ासकर हम बात करें तो कैमूर हो गया, और रोहतास, कैमूर और रोहतास पे मिलता है। ये पाइराइट के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट फेमस है। बिहार जो है एकमात्र प्रोड्यूसर है पाइराइट का पूरे देश में। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो लाइम स्टोन, पाइराइट, चाइना क्ले और गोल्ड, ग्रेनाइट, जो सॉल्ट पिटर है, ये सभी जो है बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे इंडिया का 95% जो प्रोडक्शन है वो बिहार से ही होता है, ठीक है, पाइराइट का। आयरन को और सल्फर को मिला के पाइराइट बनता है, FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर जो है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करता, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सा फैक्टर? तो लैटिट्यूड की जो पोजीशन है वो तो रिस्पॉन्सिबल होगी। ओशन करंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। एवरेज रेनफॉल तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम सी ये भी रिस्पॉन्सिबल है, समुद्र से कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एवरेज
रेनफॉल जो है ये एक फैक्टर नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है कृष्णा नदी की? कृष्णा नदी की जो है कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? इसका सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? देखिए, जो कृष्णा नदी है वो निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। कृष्णा के ट्रिब्यूटरी की बात करें तो पेंच गंगा हो गई और घाट प्रभा, क्योना, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी, येरला और दूधगंगा, ये सभी जो हैं ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन रीज़न क्या है पंजाब में लैंड के डिग्रेडेशन का? ठीक है, पंजाब में लैंड के डिग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जो है इरिगेशन, मोर इरिगेशन, यानी मोर, सो कह लीजिए एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से जो है पंजाब के जो लैंड है वो डिग्रेड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी स्टेटमेंट यहाँ जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो मलनाद रीजन ये कर्नाटका में पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये झारखंड में है और सोमेश्वर जो हिल है ये बिहार में पड़ता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर मानसून का इंडिया में डायरेक्शन क्या है? तो इंडिया में समर मानसून का जो डायरेक्शन है वह साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है समर मानसून होता है। और वहीं हम विंटर मानसून की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ होता है विंटर मानसून, और समर मानसून जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। तो इस वीडियो में हमने जो है टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।